Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will start chapter 15 Bank Reconciliation Statement. बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है? जो भी बैंक से आपको अकाउंट मिलता है, जो भी आप बैंक में अकाउंट अपना ओपन करते हैं, उसके लिए आपको एक पासबुक मिलती है। आप अगर बैंक में मनी डिपॉजिट कराते हैं तो आप अपनी बुक में एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मीन्स बैंक को आप क्या करते हैं, अपनी बुक्स में डेबिट करते हैं। वहीं आपकी तरफ से बैंक डेबिट हुआ है, लेकिन जब बैंक खुद एंट्री करेगा तो वो आपको क्या करेगा, क्रेडिट। जब आपके बैंक में कुछ मनी डिपॉजिट होती है तो आपके अकाउंट में मैसेज आता है आपके फ़ोन पे कि इतनी अमाउंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है। और जब बैंक से अमाउंट निकल जाती है तो आप कहते हैं, बैंक कहता है मैसेज करके आपको कि इतनी अमाउंट जो है आपके अकाउंट से डेबिट हो गई है, आपका डेबिट जो है वो इतना हो चुका है, उसके बाद का बैलेंस ये दिखाता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको ये चीज़ तो समझ में आ ही रही होगी कि जो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी बुक में एंट्री करते हैं तो आप मनी डिपॉजिट कराने पर बैंक को डेबिट करते हैं। सेम दूसरी साइड बैंक आपको क्या करता है, क्रेडिट करता है। तो जो भी हमारे फर्म के या किसी भी बिजनेस के करंट अकाउंट बैंक में खोले जाते हैं, उन सब के लिए क्या है, एक पासबुक मिलती है जो बैंक के द्वारा दी जाती है। अब आपने जो भी ट्रांजैक्शन की, आपकी बुक में, पासबुक में हम लेट चढ़वाते हैं। ज़रूरी नहीं कि साथ के साथ जिस दिन एंट्री उस दिन हम नोट पासबुक जो है कंप्लीट कराने चले जाएंगे। हम क्या करते हैं, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद जो है वो पासबुक कंप्लीट कराते हैं। लेकिन हमको एक रिकॉर्ड में अपने बैंक अकाउंट में ये एंट्री दिखानी पड़ती है कि अपना अकाउंट बनाने के लिए, अपना हिसाब किताब रखने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे बैंक में कितने पैसे इतने आ गए, इतने आ गए। हम एक अलग अकाउंट ओपन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि पूरी डिटेल जो है हमारे पास रहती है बैंक से कि कितनी अमाउंट आज आई है, कितनी दी है, कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है। क्लियर? और बैंक भी क्या है, जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है बैंक भी उसमें अपने रिकॉर्ड में रखता रहता है। अब दोनों बुक को टैली करना पड़ता है, पासबुक को और कैश बुक को। मतलब कि जब पासबुक कंप्लीट कराई जाती है या उसमें क्या है, कुछ बार डिफरेंस मिल जाता है। अगर कोई डिफरेंस नहीं हो तो इसका मतलब क्या है कि ठीक चल रहा है, सब कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई सारी वजहों से आपकी जो पासबुक है और वो कैश बुक है वो मैच नहीं करती। मीन्स पासबुक बैंक ने चढ़ा के दी आपको, कैश बुक क्या है, आपकी खुद ने, आपने जब ट्रांजैक्शन की थी वो नोट किया था। लेकिन उसमें कई बार डिफरेंस आती हैं, तो उन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए या उनको ठीक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट करते हैं हम ये चैप्टर। Meaning of bank reconciliation statement: usually all the firm open a current account within a bank, and in order to record the transaction entered into with the bank, maintain a bank column in the cash book। आप कॉलम बनाते हैं बैंक का कैश बुक में। बैंक ऑल्सो ओपन ए सेपरेट अकाउंट फॉर ईच फर्म इन इट्स लेजर। बैंक भी अपना हर लेजर का, अपने लेजर में हर फर्म का अकाउंट जो है ओपन करता है। एंटर ऑल ट्रांजेक्शन इन इट, और सारी एंटर कर देता है जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं। पीरियडिकली बैंक सप्लाई ए कॉपी ऑफ द फर्म्स अकाउंट इन इट्स लेजर टू द फर्म ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन। द कॉपी ऑफ फर्म्स अकाउंट सप्लाइड बाय द बैंक कॉल्ड बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट बुक। Since all the transactions entered with the bank are recorded in both the book, there should be no difference between the balance shown by cash book and the passbook.
The balance of the two books must tally with each other because when money is deposited into bank, the firm entry debit side of bank column of cash book, and at the same time bank also enter in the credit side of the firm's account maintained by the bank. On the other hand, when money is withdrawn from the bank, जब आपने मनी बैंक से निकाल लिया है तो बैंक क्या कहता है कि इतनी अमाउंट जो है आपके अमाउंट से डेबिट हो गई है, तो आप क्या अपनी बुक में करते हैं, क्या करते हैं, हमारे पास कैश आया, बैंक को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो वही चीज़ दिखाई जा रही है यहाँ। अब बात आती है कि ऑल द एंट्रीज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक मस्ट टैली विद द एंट्री ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक। जो भी कैश बुक के डेबिट साइड वाली एंट्रीज हैं वो पासबुक के क्रेडिट में कही जाएंगी, और ऑल द एंट्री ऑफ क्रेडिट साइड बुक द कैश बुक must tally with the entry recorded on the debit side of cash book passbook. Therefore, at any time the bank balance shown by the cash book must tally with the balance shown by the passbook. तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि बैंक बैलेंस शोन जो है कैश बुक का पासबुक सा टैली होना चाहिए। Sometime it so happens that these two balances do not tally. This is because a certain date it is possible that there may be some entries which may be have been recorded in the cash book but not in the passbook. या फिर आपने पासबुक में रिकॉर्ड कर ली, कैश बुक में रह गई, तो इस वजह से आपका जो है वो पासबुक और कैश बुक मैच नहीं करता है। ए स्टेटमेंट इज देयरफॉर प्रिपेयर्ड टू आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर द डिफरेंसेस एंड टू रिकॉन्साइल द बैलेंसेस ऑफ द टू बुक्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि इसको डिफरेंसेस को निकालता है, डिफरेंसेस के रीज़न बताता है। तो क्या है डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू पाटिल बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट prepared mainly to reconcile the difference between the bank balance shown by cash book and a bank passbook। आगे है हमारा क्या, कैश बुक और पासबुक में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकती हैं और क्या उनके केसेस हो सकते हैं, कोजेस। तो सबसे पहले जो है डिफरेंस जो है वो रहेगा टाइम गैप का, कोजेस जो रहेगा वो रहेगा टाइम गैप की वजह से या फिर कुछ एरर। टाइम गैप क्या है, ऑफन द डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस इज caused by the टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। टाइम का कुछ गैप रह जाएगा, जैसे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। अब ध्यान से हर केस को समझेंगे, आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, आपको उसको समझ के ही एंट्री करनी होगी। जो भी चेक इशू किया गया है वो अभी प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए बैंक में। देखो अब ध्यान से समझेंगे, जब आप कोई चेक इशू कर देते हैं, आपने कोई पेमेंट करनी है, आपने चेक किसी क्रेडिटर को दे दिया, तो आप अपनी उसी दिन अपनी बुक में बैंक में क्या लिख देंगे कि मेरे अकाउंट में से इतनी अमाउंट का मैंने चेक दे दिया तो मेरी अमाउंट इतनी बची, ठीक है। लेकिन बैंक तब तक उसमें अमाउंट डिडक्ट नहीं करके दिखाएगा जब तक चेक जो है प्रेजेंट नहीं हो जाता पेमेंट के लिए। पेमेंट के लिए चेक जब तक आया ही नहीं, पर्सन चेक लेके बैंक में गया ही नहीं, तो कैसे आप उसको क्रेडिट माइनस कर देंगे। तो इसीलिए अब ये टाइम गैप हो गया। इट इज़ इमीडिएटली रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। क्रेडिट साइड में तो हो जाएगा, लेकिन बैंक जो है तब तक नहीं करेगा जब तक एक्चुअली प्रेजेंटली टू द बैंक फॉर पेमेंट ना हो जाए। जनरली देयर इज़ ए गैप ऑफ सम डेज बिटवीन द इशू ऑफ ए चेक एंड इज प्रेजेंटेशन टू द बैंक। अब किसी भी चेक को प्रेजेंट करने के 3 मंथ होते हैं, मीन्स अगर आप 3 महीने के अंदर अमाउंट नहीं निकलवाते हैं तो वो चेक जो है वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन जब 3 महीने के बीच में पर्सन 10 दिन बाद जाए, 15 दिन बाद जाए या कितने भी दिन के बाद जाए, तो वो जब तक प्रेजेंट नहीं होगा तब तक हमारे अकाउंट में से डिडक्ट नहीं होगी अमाउंट। तो जब अमाउंट डिडक्ट नहीं होगी तो पासबुक और कैश बुक मैच नहीं करेंगी। तो एक तो ये रीज़न है। सेकंड देखेंगे, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब हमें किसी से रिसीव हुआ एक चेक, हमने क्या किया,
एंट्री कर दी कि भाई इस कस्टमर के इतने पैसे जो इससे डेटर था हमारा उसके आ गए। लेकिन जब अब ये प्रोसीजर भी होता है 3 दिन का कि आप बैंक में चेक लगा के आते हैं तो कम से कम 3 दिन या सॉरी मैक्सिमम 3 दिन के अंदर जो है आपकी अमाउंट आ जाती है। 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, आप या फिर आप ही कलेक्शन आपने चेक ले लिया लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया या फिर डिपॉजिट कराया भी अमाउंट नहीं आई, तो क्या होगा, इस टाइम में भी आपका जो है वो चेक मैच नहीं करेगा। आपकी पासबुक और आपका कैश बुक जो है वो मैच नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। अब कलेक्शन के लिए हमने किसी रिसीव किया था कोई चेक आउटसाइड पार्टी से, हमने बैंक में डिपॉजिट कराया, इमीडिएटली रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड बैंक में कर दिया कि हमारे पास अमाउंट आ गई, बट इफ द चेक आर डिसऑनर्ड बैंक विल नॉट मेक एनी एंट्री इन द क्रेडिट ऑफ कस्टमर्स अकाउंट। अमाउंट ही नहीं है उसके अकाउंट में, कैसे करेगा, तो डिसऑनर हो गया, वापस आ गया, रद्द हो गया। अब क्या होगा, मैच नहीं करेगी, इस वजह से दोबारा से करेंगे। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे हम, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। अब बैंक ने इंटरेस्ट दिया, हमको अलो किया। इफ ए ट्रेडर मेंटेन ए सेविंग बैंक अकाउंट, बैंक अलाउes certain percentage of interest on the minimum balance of each month in such an account. Generally the amount of such interest is credited by the bank at the end of 6 months, but the customer will come to know of the amount of interest only when he get his passbook completed after a gap of time. If the intervening period the balance of cash book will be comparatively less than the balance of passbook. तो यहाँ पर बैंक जो है आपको इंटरेस्ट दे देता है और आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी तो आपने नहीं ऐड किया, तो इस वजह से क्या है, दिखाएगा डिफरेंस। अब ऐसे ही इंटरेस्ट बैंक देता है तो लेता भी तो है। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ने अपने ओवरड्राफ्ट पर कोई क्या है इंटरेस्ट ले लिया, अब आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। जब डिडक्ट होएगा, जब पासबुक में चढ़ेगा तभी आपको पता चलेगा, लेकिन आप अपने अकाउंट में लिखते नहीं हैं कि इतनी अमाउंट जो है मेरे अकाउंट से ख़त्म हो गई है, तो क्या होगा, इस वजह से भी आपका बैलेंस मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या, बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक। बैंक ने कुछ चार्जेस ले लिए, कमीशन ले लिया, जैसे बैंक एटीएम की चार्जेस ले सकता है या एसएमएस चार्जेस ले सकता है या कोई भी आपको फैसिलिटी जब बैंक देता है तो कोई कलेक्शन करने के चार्जेस बैंक ने ले लिए, तो वो क्या करेगा, बैंक आपसे घर तो लेने नहीं आएगा, तो वो क्या करेगा, आपके अमाउंट डिडक्ट कर देगा आपके ही अकाउंट में से। जब बैंक आपके अकाउंट में से अमाउंट डिडक्ट करता है तो क्या होएगा, आपके अकाउंट में कम हो गई, लेकिन आपको पता कब चलेगा, जब आप पासबुक कंप्लीट कराएंगे। तो जो बीच का डिफरेंस है, इस वजह से हमारा जो है कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करेगी। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। सम कस्टमर में डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन द फर्म्स बैंक अकाउंट। कई पर्सन डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा देते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि हमारे अकाउंट में ये अमाउंट आ चुकी है, तो क्या होगा, तब भी हमारा पासबुक और वो मैच नहीं करता है, ये भी एक रीज़न रहता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। हम अपने कस्टमर से इन्वेस्टमेंट, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की है हम अपने जो भी इन्वेस्टमेंट हमने की है वो क्या है, बैंक को सौंप रखी है जिम्मेवारी कि आप ही हमारा डिविडेंड और इंटरेस्ट जो है कलेक्ट कर लिया करें, या फिर हमने बैंक का अकाउंट नंबर दे रखा है जिसमें हमारा वो इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड और इंटरेस्ट डाल देते हैं, तो जब वो आ गया तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो क्या होगा, इस वजह से भी हमारा मैच नहीं करेगा। इसी तरह 9th पॉइंट हमारा आता है क्या, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। Sometime an account holder give a standing order to the bank to make certain payments such as insurance premium, rent on his behalf.
अब हम अपने बैंक को कह देते हैं कि इस डेट को हमारे इंश्योरेंस में अमाउंट डाल दी कर, इस डेट को हमारे रेंट की अमाउंट डिडक्ट कर दी कर, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो डिडक्ट हो जाती है, लेकिन हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं होता है, हमें कोई पता ही नहीं होता है, तो क्या होएगा, इस वजह से हमारा अकाउंट जो है वो मैच नहीं करेगा। आगे क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारा, डिफरेंस कॉज बाय एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। अब पहले तो थी कि हम मतलब कि टाइम गैप की बात थी, अब क्या है, कुछ गलतियां भी तो हो जाती हैं, उस वजह से भी तो मैच नहीं कर सकता। तो पहली गलती क्या हो सकती है, एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय द फर्म, या तो फर्म ने कोई गलती कर दी या फिर बैंक ने कोई गलती कर दी। अब जब फर्म गलतियां कर रही है तो कौन सी गलती कर रही है, चेक इशू किया एक राइटर को बट रिकॉर्ड में लिखना रह गया, कैश बुक में चढ़ाया ही नहीं। दूसरा, चेक डिपॉजिट करा बैंक में लेकिन लिखने से भूल गए, या फिर टोटल में गलती कर दी, बैलेंसिंग में गलती कर दी, तो भी क्या है, आपका पासबुक कैश बुक मैच नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय द बैंक। बैंक से कैसी एरर हो सकती है, समटाइम द बैंक कमिट एन एरर, रिकॉर्ड ए रॉन्ग एंट्री इन द कस्टमर्स अकाउंट विच केजेस द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड द, अब रॉन्ग एंट्री कर दी इन द कस्टमर अकाउंट में, तो क्या होगा, कोई गलत एंट्री हो गई हो, कोई एरर हो गई हो, तो उस वजह से भी क्या आपका मैच नहीं करेगा। अब इम्पोर्टेंस क्या है और नीड क्या है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की, अब इतना तो समझ में सबको आ ही गया होगा कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो एरर्स को लोकेट करने का, या हम कुछ भूल गए हैं तो उसको निकालने का काम करता है, जिससे कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड हम कह सकते हैं क्या, बाय प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट द कस्टमर बिकम श्योर ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक, इट हेल्प हिम इन मेकिंग फर्दर ट्रांजेक्शन विद द बैंक। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द कैश बुक शो ए बैंक बैलेंस 20,000, द बैलेंस शोन बाय द पासबुक इज 15,000, तो 5,000 का जो डिफरेंस है वो किसके द्वारा निकला, हमारा रिकॉन्सिलेशन करने की वजह से, तो यहाँ पर हम वो निकालने में हेल्प मिलती है। थर्ड हमारा पॉइंट क्या है, ए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ ए रिवाइज कैश बुक। फॉर एग्जाम्पल, द एंट्री रिलेटिंग टू बैंक charges, interest allowed and charged by the bank, direct payment by the bank on our behalf will be recorded in the passbook, but for which is no entry in cash book, such entry will now be recorded in the cash book as well। तो ऐसी गलतियाँ जो कि बैंक ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो जब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाते हैं तो हम उन गलतियों को, हम उन जो छुपी हुई बातें हैं उनको भी निकाल लेते हैं और उसको ठीक से कैश बुक में मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है क्या, पीरियोडिकली प्रिपरेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट रिड्यूस द चांसेस ऑफ एम्बेजलमेंट ऑफ द स्टाफ ऑफ द फर्म इवन दैट ऑफ द बैंक। A cashier merely make an entry in the cash book but does not deposit the cash check into bank, but it will be disclosed by preparing a bank reconciliation statement। तो यहाँ पर हमारे जो पर्सन है, स्टाफ है, या बैंक के द्वारा कोई भी एम्बेजलमेंट हमारे साथ नहीं की जा सकती है, कोई धोखा हमारे साथ नहीं किया जा सकता है, उसके चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, बिकॉज जब कैश बुक अलग बनती है, पासबुक अलग मिलती है, तो वहाँ पर पर्सन का जो है हर मैच करने के बाद, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के बाद हम उन चीज़ों को ढूंढ लेते हैं। ए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हेल्प इन रिवीलिंग द अननेसेसरी डिले इन द कलेक्शन ऑफ चेक बाय द बैंक। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है हेल्प करता है रिवील करने में, जो डिले हो रही होती है कलेक्शन के में, चेक में, तो उन सबको हटा देता है प्रॉब्लम्स को। इट ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग ए ट्रैक ऑफ चेक विच हैव बीन सेंड टू द बैंक नोट कलेक्शन। तो ये उसके लिए भी काम करता है, हेल्प करता है, जो कि सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन के लिए जो है अभी तक आए हैं या नहीं आए हैं, उनके में भी प्रॉब्लम जो होती है उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब देखिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना कैसे है। सबसे पहले तो ये अकाउंट है, एक स्टेटमेंट है। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन अकाउंट होल्डर गेट द ड्यूली कंप्लीटेड पासबुक फ्रॉम द बैंक। ये तब बनाया जाएगा जब वो पहले पासबुक बैंक से कंप्लीट करा लेता है।
immediately on receiving the passbook he tally the bank balance shown by the cash book with the balance shown by passbook, and in case of any differences item appearing in the passbook are checked and ticked with the item appearing in the cash book, unticked item in both the bank will be the points of differences. तो क्या करेगा, पासबुक कंप्लीट करा ली, कैश बुक के साथ रख दिया, जब पासबुक में और जो एंट्री कैश बुक में वो क्या करेगा, अगर पासबुक में पढ़ने के बाद क्या होगा कि कैश बुक में मैच करेगा, मैच करने के बाद जो मैच कर रही है उसको टिक करता जाएगा। अब वो आइटम रह गई जो अनटिक्ड है, मतलब कि मैच नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा, उसको एक अलग से पेपर पर लिख लेगा कि कौन कौन सी जो है एंट्रीज नहीं दिखाई दे रही हैं यहाँ। तो ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर किया जाता है उन्हीं आइटम्स का, टेकिंग द बैलेंस आइदर एज पर कैश बुक एज पर पासबुक एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। If the statement is started with the balance as per bank column of the cash book, the answer arrived at the in the end will be the balance as per passbook। तो यहाँ पर जो बैंक रिकॉन्सिलेशन जब हम बनाएंगे तो क्या होगा कि कैश बुक का और पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट से लेंगे। इफ़ द स्टेटमेंट इज स्टार्टेड विद इन द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, अब अगर आपने स्टार्ट कैश बुक से किया है तो हम आंसर किससे मिलेगा, पासबुक से, और अगर आपने पासबुक से स्टार्ट किया है तो आंसर अराइव्ड एट द एंड विल बी द कैश बुक। कैसे, अभी प्रैक्टिकली हम जब करेंगे तब देखेंगे। द बैलेंस एज पर कैश बुक में आइदर डेबिट और क्रेडिट, सिमिलरली द बैलेंस एज पर पासबुक में भी आइदर डेबिट और क्रेडिट। तो दोनों का कोई भी बैलेंस हो सकता है, पासबुक का भी डेबिट बैलेंस हो सकता है और कैश बुक का भी सेम, कैश बुक का भी क्रेडिट हो सकता है और पासबुक का भी क्रेडिट हो सकता है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इंडिकेट द ट्रेडर हैज़ सो मच अम्बैलेंस और डिपॉजिट इन द बैंक। जो भी बैंक कैश बुक का डेबिट दिखा रहा है मतलब कि उसके अकाउंट में अमाउंट है। कैश बुक का डेबिट मतलब कि हमारे बिजनेस का की जो कैश बुक है उसमें हमारे बैंक के अकाउंट में डेबिट दिखा रहा है, तो मतलब हमारे अकाउंट में बैंक में पैसे पड़े हैं। अगर क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का दिखाता है तो इसका मतलब हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रखा है। इसी तरह से अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दिखाता है तो इसका मतलब कि ज़्यादा अमाउंट हमारे बैंक में पड़ी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जब कैश बुक का डेबिट करते हैं तो पासबुक का सेम टाइम पर क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पर वही चीज़ आ गई है कि कैश बुक का डेबिट है तो पासबुक का क्या होगा, क्रेडिट, तो क्या होगा, दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। इसी तरह अगर हमारा डेबिट बैलेंस होगा पासबुक का तो इसका मतलब हमने ओवरड्राफ्ट ले रखा है। ये क्लियर हो गया सभी को। इफ़ ए कैश बुक बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन एट द स्टार्ट बट इज नॉट इज क्लियर स्टेटेड दैट दिस बैलेंस इज डेबिट और क्रेडिट विल बी ट्रीटेड एज ए डेबिट बैलेंस। वो कहता है कि आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बताया जाएगा कि कैश बुक का या पासबुक का ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। अगर हम कैश बुक की बात कर रहे हैं तो कैश बुक में क्वेश्चन के साथ नहीं बताया गया कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, तो हमेशा कैश बुक के साथ हम डेबिट मानेंगे। इसी तरह पासबुक के साथ नहीं बताया तो हमेशा हम क्रेडिट मानेंगे। बैलेंस एज पर लेजर मीन्स द बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर बैंक बुक मतलब कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अगर एज पर लेजर कहा जाता है या एज पर कैश बुक कहा जाता है वो एक ही बात है। अगर बैंक बुक कहा जाता है तो इसका मतलब पासबुक का बैलेंस बता रहा है। अब डेबिट बैलेंस जो है कैश बुक के फेवरेबल होंगे क्योंकि हमारे अकाउंट में अमाउंट रहेगी तो हमारे फेवर में है ना, बात निकल जाएगी तो क्या होगा, क्रेडिट रहेगी। तो अनफेवरेबल किसको कहेंगे, क्रेडिट को या फिर ओवरड्राफ्ट को। इसी तरह से अगर पासबुक की बात करें, पासबुक में फेवरेबल कब होगा, जब क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि कैश बुक का डेबिट तो पासबुक का क्रेडिट, और पासबुक का अनफेवरेबल कब होगा, जब डेबिट बैलेंस होता है। अब करते हैं आगे, क्या मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बाय डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एंट्री करते हैं, डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज लेजर इन कंपैरिजन टू द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक बी एडिड व्हाइल प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वाइस वर्सा। देखो जो आइटम्स जो हैं हमारी मिस्टेक की निकल रही हैं तो हम उसको क्या करेंगे, पासबुक में या कैश बुक में। अगर आप कैश बुक में कर रहे हो तो प्लस करेंगे और अगर पासबुक में कर रहे हो तो माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
आपने चेक इशू कर दिया, लेकिन वो पेमेंट के लिए भी आया नहीं। अब आपने क्या करा था, अपनी कैश बुक में माइनस कर दिए थी अमाउंट कि हमने पेमेंट कर दी, तो अब आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे वापस, क्योंकि आपको मैच करना है ना। अभी तक आया नहीं तो वापस आप क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। ऐसे ही क्रेडिट मेड बाय द बैंक फॉर इंटरेस्ट, credit made by the bank for interest, when the bank allow interest to a customer, the bank credit the customer's account within the amount of such interest। अब देखो बैंक ने आपके अकाउंट में डाल दिए, पासबुक में इंक्रीज हो गया, तो अब आपको मैच करनी है, तो आप क्या करेंगे, कैश बुक में भी ऐड कर देंगे कि हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट आ गया। नेक्स्ट क्या है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन अवर बैंक अकाउंट, किसी पर्सन ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए, हमको पता नहीं था, आज पता चल गया, ऐड कर दो। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक के द्वारा क्या है, इंटरेस्ट और डिविडेंड जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर से कलेक्ट कर रही है तो हमारे अकाउंट में आ गया तो हम भी डाल देंगे, प्लस कर देंगे भाई। नेक्स्ट क्या है, चेक पेड इन टू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, चेक पे तो किया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। बैंक मस्ट हैव क्रेडिटेड दीज चेक, आपने पे किया, चेक पेड इन टू द बैंक बट omitted टू बी रिकॉर्डेड, बट एज देयर इज नो एंट्री इन द कैश बुक इट शो ए लेजर बैलेंस। तो क्या होगा, आपने चेक दे दिया बैंक को कि हमारे अकाउंट में इससे क्या पैसा जो है ले लेना, लेकिन आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब आपके अकाउंट में पैसे आ चुके, बैंक ने तो क्रेडिट कर दिया उसको, तो आप भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखो कौन कौन सी आइटम जो है वो माइनस होंगी। चेक सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, चेक सेंट तो कर दिया बैंक में कलेक्शन के लिए, बट अभी क्रेडिट नहीं किया बैंक ने। चेक आपने डिपॉजिट करा दिया, आपने सोच लिया कि हमने डिपॉजिट करा दिया तो हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, लेकिन सेम डे नहीं आते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, अभी अगर मैच करना चाहते हैं तो इसको माइनस कर देंगे। ऐसे ही चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक, हमने क्या करा, चेक भेज दिया बैंक के पास कि हमारे अकाउंट में आ जाएंगे पैसे, लेकिन वो तो चेक डिसऑनर हो गया, अमाउंट तो आएगी नहीं, तो माइनस करना पड़ेगा। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, हमने बैंक को कह रखा है कि हमारा रेंट, हमारा डिविडेंड, कुछ भी जो है हमारी इंश्योरेंस की प्रीमियम वो पे कर दिया करो, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से कट कर दिए, हमने कट करने रह गए थे तो आज माइनस करके कट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, डेबिट मेड बाय द बैंक फॉर कमीशन, बैंक चार्जेस एट्सेट्रा, तो बैंक ने बैंक चार्जेस ले लिए, कोई भी कमीशन ले लिया कुछ भी, तो वो हमारे डिडक्ट होने थे, आज माइनस कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कोई भी चेक इशू किया गया लेकिन वो भूल गया कि रिकॉर्ड करना। जब आप चेक आपने इशू किया तो आपने क्या करना था, कैश बुक में रिकॉर्ड करना था, माइनस करनी थी अमाउंट, लेकिन आपने नहीं की थी, तो क्या हुआ, अब आप उसको माइनस कर देंगे। करते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट, देखेंगे यहाँ सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन दैट डेट, पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा, 3 कॉलम बनते हैं, एक पर्टिकुलर का, एक प्लस आइटम का, एक माइनस आइटम का। अब देखेंगे सबसे पहले डेबिट बैलेंस, अगर कैश बुक का लिख रहे हैं तो फेवरेबल लिखा जाएगा, यहाँ पर आपने प्लस वाले आइटम में डेबिट बैलेंस लिख दिया। अब जो जो आइटम मैंने आपको बताई हैं चेक ऐड करनी वो आप ऐड कर देंगे, जो माइनस करनी बताई है वो माइनस कर देंगे। तो देखेंगे कैसे होगा, चेक इशूड और ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू किया था लेकिन पेमेंट के लिए बैंक में नहीं आया, आज आपने मैच कर रहे हो तो आप क्या करेंगे, वापस से ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट अलो बाय द बैंक नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, इंटरेस्ट अलो करा है बैंक ने, आपको दिया है लेकिन आपके अकाउंट में आपने कैश बुक में नहीं चढ़ाया, आप आज ऐड कर लेंगे। किसी पर्सन से डायरेक्टली आपको अमाउंट मिल गई है, ऐड कर देंगे। इसी तरह से जो हमने आइटम्स किए हैं उनको ऐड और प्लस कर देते हैं आप। उसके बाद क्या होगा, जब ये हो जाता है तो सारी आइटम ऐड वाली प्लस वाली करने के बाद दोनों साइड का टोटल करके हम क्या कर लेंगे,
मैच कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा तो हमारा क्या आएगा, इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कहेंगे, पहले आपने कैश बुक में स्टार्टिंग की थी तो क्लोज हम कहाँ से करेंगे, पासबुक से, तो यही चीज़ पासबुक से हम क्लोज करेंगे। इन द अबोव मेंशन परफॉर्मा द बैंक रिकॉन्सिलिएशन हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम ए डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, द आंसर राइट एट द विल बी द क्रेडिट बैलेंस ऑफ एज पर पासबुक। आगे, इफ द अबोव स्टेटमेंट स्टार्टेड फ्रॉम द क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो बैंक कहाँ पे खत्म होएगा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। इसी तरह अबोव स्टार्टेड फ्रॉम द डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक से स्टार्ट होता है तो ख़त्म कैसे होएगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक पे। और अगर क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक से स्टार्ट होता है तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद बात आती है क्या, फर्स्ट इलस्ट्रेशन हम देख रहे हैं यहाँ। ऑन 31 मार्च 2020 द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक वाज 17,280 डेबिट है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 17,280। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है कैश बुक को पासबुक से और डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, देखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 17,280 लिख दिया आपने। उसके बाद क्या होगा, चेक 8400 का सेंड किया कलेक्शन में, बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कलेक्शन के लिए, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो क्या हो जाएगा, आपने अकाउंट में चेक लगा दिया कि हमारी अमाउंट आ गई, हमने कैश बुक में भी लिख दिया होगा कि हमारे इतने पैसे आ गए, लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुई है, क्लियर नहीं हुआ है, तो माइनस कर देंगे आप। दूसरा क्या है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो इसको क्या कर देंगे, वापिस प्लस कर देंगे। पहले वाले को माइनस किया, दूसरे वाले को प्लस किया। तीसरा देखेंगे, देयर इज ए डेबिट ऑफ 80 इन द पासबुक फॉर बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब देखो आपने के बैंक चार्जेस लग गए, तो बैंक चार्जेस आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि आप कहते हैं कि बैंक चार्जेस जो है वो हमारे अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएंगे, तो आपने बैंक चार्जेस को 80 रुपीज़ को माइनस कर दिया। थर्ड देखेंगे, बैंक हैज़ क्रेडिट 240 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक बट देयर हैज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश। बैंक ने क्या करा है, क्रेडिट किया है, मतलब कि हमारे पासबुक में इंटरेस्ट जो है वो डाला है तो हमारे पास नहीं थी इन्फॉर्मेशन, अब क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। फिफ्थ देखेंगे, ए कस्टमर डिपॉजिट 2000 डायरेक्ट इन द बैंक बट दीज वर रिकॉर्डेड ओनली इन द पासबुक। कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में डाल दिए तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आज मिल गई इन्फॉर्मेशन तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग ऑर्डर राजेश चौहान द बैंक हैज़ मेड क्लब फीस पे कर दी, बैंक ने हमारी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, लेकिन कैश बुक में हमने नहीं रखा रिकॉर्ड, तो हम आज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर क्या होगा, दोनों साइड का टोटल करेंगे, देखेंगे कैसे। हमारी डेबिट साइड का टोटल हुआ कितना, 25,120। क्रेडिट साइड का टोटल किया 11,480। अब क्या होगा, 25,120 में से 11,480 लेस करेंगे तो डेबिट बैलेंस बच रहा है, किसका बच रहा है, कैश बुक का डेबिट है ना। तो कैश बुक का जो डेबिट होगा तो हमको ख़त्म क्या करना है, पासबुक पे करना है, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर लिख देंगे आप। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे, एंड फिर टर्न आती है हमारी फोर्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ तक आपके हो जाएंगे, फोर्थ में वैसे रैंडमली कुछ भी करा रही हूँ बीच में से। देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ इलिस्ट्रेशन, फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। 10,000 रुपये कैश बुक के हैं, आप लिख देंगे। ए चेक 500 इशूड इन फेवर ऑफ करण हैज़ नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो ये क्या कर देंगे आप, वापिस ऐड कर देंगे। ए बिल फॉर 700 रिटायर्ड बाय द बैंक और बिहाफ अंडर ए रिबेट ऑफ 20 द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। अब ये क्या है कि रिबेट दी है ऑन पेमेंट ऑफ ए बिल बाय द बैंक,
बैंक ने कोई रिबेट दिया है। एक बिल था 700 रुपये का, रिटायर बाय बैंक ऑन अवर बिहाफ अंडर ए रिबेट 20 रुपीज़ की रिबेट जो है, द फुल अमाउंट द बिल वाज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। फुल अमाउंट जो है हमने क्रेडिट कर दी थी, तो 20 रुपये क्या होगा, छूट मिल गई। जब छूट मिल गई तो हमारे अकाउंट में क्या होगा, अमाउंट बढ़ गई। हमने 700 रुपये से कर दी थी एंट्री, लेकिन यहाँ पर बैंक ने जब किया तो 20 रुपये कम दी, छूट मिल गई, तो 20 रुपये हमारे अकाउंट में एक्स्ट्रा हो गए, तो हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, ए चेक फॉर ₹295 डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर डिसऑनर हैज़ बीन डिसऑनर। अब हमने डिपॉजिट कराया था कि 295 रुपये का एक चेक है और आज वो है हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, लेकिन उसको तो डिसऑनर हो गया तो नहीं आएंगे। हम क्या कर देंगे, प्लस हमने कर रखा था, अब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, 800 डिपॉजिट इनटू बैंक हैज़ बीन क्रेडिटेड एज 80 इन द पासबुक। क्या है, एक चेक 800 का कोई टोटल है, डिपॉजिट कराया है बैंक में, बट पासबुक में कितने ही डेबिट हुए हैं, 80 रुपीज़। अब देखो 800 कराए, कितने हुए, 80 हुए, कितने और होने चाहिए, 720 रुपये और होने चाहिए। तो 720 रुपये जो हैं हमारे अकाउंट में हैज़ बीन क्रेडिट किस में हुए हैं, पासबुक में। तो इसका मतलब पासबुक में 720 और होने चाहिए, तो 720 जो है वो हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाय ₹200। अब किसी चीज़ का टोटल जो है कैश बुक का पेमेंट साइड का जो है 200 रुपये से कम आंका गया, तो अब और क्या करेंगे, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाय 200। 200 रुपये से कम आगे गई है, तो हम क्या होगा, 200 रुपये और हमारा है पेमेंट साइड, तो पेमेंट साइड हमारी क्या होती है, माइनस वाली साइड, तो हम माइनस फिर कर देंगे इसको। ए बिल रिसीवेबल फॉर 1000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर 2019, डिसऑनर ऑन 31 दिसंबर 2019, बट द डिसऑनर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एक बिल रिसीवेबल है जो कि 1000 का है, बैंक से डिस्काउंट कराया गया है नवंबर में, लेकिन वो दिसंबर में क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है। अब आपने जब बैंक से डिस्काउंट कराया था तो बैंक ने आपको पैसा जो है वो दे दिया होगा 1000, तो डिसऑनर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो अब जब वो अमाउंट जो है बैंक को नहीं मिल पाई, तो बैंक आपसे अमाउंट वापस लेगा, तो आपके अकाउंट में क्या करेगा, माइनस कर देगा। तो यहाँ पर हम लास्ट केस में हम एंट्री माइनस करेंगे। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ हमारा हुआ क्या, 520, और ये हमारे माइनस कर दिए सब हमने। तो यहाँ का टोटल हो गया 10,520, इस साइड का टोटल हो गया 2,215। तो हमारा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होता है 8305, लेकिन जब हमने स्टार्टिंग में कैश लिखा है तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, पासबुक, तो क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा पासबुक का। इसी तरह से 5th क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक के बेस पर या फिर अनफेवरेबल बैलेंसेस के बेस पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।